चलिए फिर अपनी आज की ज्योग्राफी की क्लास शुरू करते हैं, है ना। हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना शुरू किया था और लगभग हम लोग खत्म कर चुके हैं अपनी जियोमॉर्फोलॉजी, है ना। देख लेते हैं आज समरी एक बार कि क्या क्या हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ लिया है ना। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है ये देख लेते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब भू आकृति विज्ञान से है। भू आकृति विज्ञान, इसमें हम लोगों ने जो है पढ़ना शुरू किया था क्या, भूकंपीय तरंगे। पहला भूकंपीय तरंगे जिसे सिज्मिक वेव्स भी कहा गया। सिज्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। हमने दूसरा क्या पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय तरंगों में हमने क्या देखा था, भूकंपीय तरंगों में देखा था कि पी, एस, एल एंड आर वेव्स हैं जो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में और पृथ्वी के बाह्य हिस्सों में या धरातल पर चलती हैं। मतलब दो प्रकार की, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने क्या देखा था, ये भी क्रस्ट, मेंटल, है ना, मेंटल एंड कोर, तीन लेयर्स हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि तीन प्रकार की लेयर्स हैं पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उनकी गहराई के आधार पर जैसे ही गहराई में बढ़ेंगे तो हमें तीन परतें दिखती हैं। और वो तीन परतें कौन सी हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट मतलब भूपटल, भूपर्पटी, है ना, और दूसरा प्रवार, मेंटल मतलब प्रवार, और कोर मतलब कोर या क्रोड। ठीक, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने ये देखा। फिर हमने देखा, उसके बाद क्या देखा था हमने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा। और इस सिद्धांत के माध्यम से हमने ये समझा कि जो महाद्वीप हैं उनका विस्थापन हुआ है ना, जहां आज विद्यमान है, जिस जगह पर आज दक्षिणी अमेरिका, एशिया, वो भारत या फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ये जहां पर आज स्थित हैं, क्या ये हमेशा से वहीं पर थे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इस बारे में बताता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। महाद्वीप या जो कॉन्टिनेंट हैं वो ड्रिफ्ट करके दूसरी ओर शिफ्ट हुए हैं। जहां पर आज विस्थापित, आज स्थित है, वहां पर पहले नहीं थे। और ये प्लेट्स जो है वो मूव कर रही हैं। आने वाले समय में जहां पर ये प्लेट है वो प्लेट नहीं रहेगी, खिसक करके किसी दूसरी जगह पे जा सकती है। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। ठीक है, फिर हमने देखा था क्या, हमने देखा प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समझा, है ना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको जो है मॉर्गन और विल्सन जैसे वैज्ञानिकों ने दिया था और उन्होंने कई सारे सिद्धांतों को मिला करके एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बनाया। और इसमें कहा गया कि ये जो प्लेटों का मूवमेंट है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो बताया गया प्रोसेस है उससे बहुत ही अलग है। और इन्होंने कुछ सीमांतों का बताया। तो इन्होंने कहा कि जो प्लेट है वो सीमांतीय क्षेत्रों में है और उनका सीमांत क्षेत्र जो है या तो एक दूसरे से दूर जा रहा है या फिर एक दूसरे से टकरा रहा है या फिर हो सकता है एक दूसरे से रगड़ या घर्षण खा रहा हो। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया गया कि
सीमांतीय क्षेत्रों में इन अपसारी और संरक्षित सीमांत के चलते प्लेटों का मूवमेंट होता है, और इसी मूवमेंट के चलते ज्वालामुखी, भूकंप और कई भी क्रियाएं जैसे कि महासागरीय गर्त, महाद्वीपीय गर्त, है ना, इन सब का निर्माण होता है। तो ये सब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में ही समझाया गया है। क्लियर? फिर हमने देखा था कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बाद हमने भूकंपीय क्रिया, भूकंप की क्रिया, है ना, इसके कारण को समझा था, है ना, अर्थ को समझा हमने, कारण देखा, ठीक है, भूकंप आता कैसे है, क्यों आता है ना, वो कौन से कारण है जिनके चलते भूकंप आता है और इनका विश्व में वितरण क्या है, ये सब समझा। और साथ में हमने भारत में भूकंपीय जोन्स को भी समझा था, और ये भी समझा था कि क्या भारत में भूकंप आने की संभावना है, आता है, और आता है तो किस कारण से आता है, हमें इसके लिए सजग रहने की जरूरत है ना। भूकंप की क्रिया को जो है हम भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन जब भूकंप का प्रबंधन करना होगा, भूकंप का तो प्रबंधन नहीं किया जा सकता, लेकिन भूकंप अगर आ रहा है किसी क्षेत्र में तो हमें जो है सजग रहने की जरूरत है। उस समय अगर भूकंपीय क्रिया हो रही हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, और भूकंप के बाद का जो प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन, वो हम लोग आपदा प्रबंधन वाले या डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो भूकंप से बचाव जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। भूकंप से बचाव, है ना, या फिर इसका प्रबंधन हम लोग आपदा प्रबंधन में पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन वाले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। भूकंप की क्रिया, अर्थ, कारण, वितरण, और भारत में भूकंपीय जोन, है ना, यहाँ पे जोन हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में हमने क्या देखा था, इसका अर्थ क्या है ना, अर्थ क्या है इसका, और फिर कारण क्या है, वे कौन से कारण हैं जो ज्वालामुखी के लिए उत्तरदायी हैं, और वैश्विक वितरण क्या है इसका, वैश्विक वितरण, है ना, वैश्विक वितरण क्या है ज्वालामुखी का। इसी में हमने क्या देखा था, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक ओशियन के सीमांतीय क्षेत्रों में एक रिंग नुमा आकृति बनती है ना, ज्वालामुखी की और भूकंपीय क्रिया की, तो उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर ऐसा लगता है कि वहां पर ज्वालामुखी का एक रिंग बनता है ना, तो उसे रिंग ऑफ फायर बोल देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और फिर उसके बाद हमने सुनामी देखा, सुनामी, और सुनामी में हमने क्या देखा था कि इसका अर्थ क्या है, ठीक, कारण क्या है, और हमने समझा कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है ना, प्रभाव वगैरह देख सकते हैं। प्रभाव विशेषता मुख्यतः जो है ना वो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है ना। अगर हम लोगों ने डिस्कस किया है तो ठीक है, अगर नहीं डिस्कस किया है तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, है ना। इसके अलावा प्रभाव के अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या देखेंगे कि जो सुनामी के प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है ना। जैसे कि तटीय क्षेत्रों में हम अगर वन, है ना, या फिर मैंग्रोव वन की उगाही कर देते हैं, जहां पर भी मैंग्रोव वन है, अगर उस क्षेत्र में सुनामी आती है तो उसमें प्रभाव काफी कम रहता है, वो लहरें अंदर की ओर नहीं जा पाती और वो मैंग्रोव वन जो है वो सुनामी की लहरों को रोक लेते हैं, उनकी गति तो धीमी रहती है, उनकी लहरों को थोड़ा सा सह लेते हैं वो। लेकिन जहां पर भी मैंग्रोव वन नहीं है वहां पर लहरें बहुत अंदर तक जाएंगी, और अंदर तक जब भी जाएंगी तो फिर वो डिस्टर्ब करेंगी, है ना।
तो वो सब प्रभाव का है, डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे हम लोग। और हमें अगला जो पढ़ना है आज वो है क्या बोलते हैं, भू संचलन कह सकते हैं, या संचलन मूवमेंट हो जाएगा, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, हाँ भू आकृतिक क्रियाएं हो जाएंगी, उसका भू संचलन तो उसका एक पार्ट हो जाएगा, है ना। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, क्रियाएं, है ना। इसके अंदर क्या होगा कि भाई जैसे पहाड़ों का निर्माण, है ना, पर वे कौन से कारक हैं अंदर, किस तरह का बल लगता है जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है, वे कौन से कारण है जिसकी वजह से पठारों का निर्माण होगा, है ना। इन सब प्रोसेस, या फिर जैसे कि पत्थर जो है, जैसे आग्नेय चट्टान है वो घिसता है ना, आप लोगों ने देखा होगा घिसना, तो वो घिसता कैसे है ना, नए नए पर्वतों का निर्माण कैसे, या फिर क्या कहते हैं कि जो अपक्षयन की प्रक्रिया होती है, अपर्दन की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग समझेंगे, है ना। जैसे कि दो तरह से इसको हम बांट सकते हैं बहुत सिंपल शब्द में। वो है फर्स्ट जो है वो है भू संचलन, और दूसरा अनाच्छादन। ठीक है, गलत हो गया थोड़ा सा, अना फिर से अनाच्छादन, ठीक है, अनाच्छादन। तो ये इस तरह से हमने देखा था कि पूरा का पूरा जो भू आकृति विज्ञान है या जियोमॉर्फोलॉजी है, उसके अंतर्गत 8 मुख्य जहां से प्रश्न बने हैं, 8 मुख्य टॉपिक हैं। तो आज हम लोगों का क्या है, अब ये है ना, इस टॉपिक के बाद हम लोग थोड़ा सा आंसर डिस्कशन करेंगे। आंसर कुछ प्रश्न देखेंगे जो पीछे विगत वर्षों में आए हैं, और फिर उसके बाद उसके आंसर्स को भी कुछ देखेंगे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे उनका, ये भी हम देखेंगे, है ना। ये हम लोग, तो चलिए आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं मतलब जियोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब जियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ते समय हमें एक फ्लो चार्ट का यूज करना होगा। फ्लो चार्ट के माध्यम से हम ये समझेंगे कि वे कौन कौन से हिस्से हैं जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं को बतलाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक सतह, आंतरिक हिस्सों और पृथ्वी के बाहरी हिस्सों से कुछ प्रकार के बल लगते हैं। उन बलों के द्वारा पृथ्वी की धरातलीय संरचना में जो परिवर्तन आता है और जो बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, उसे भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहेंगे, है ना। और इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से धरातलीय बदलाव होंगे, है ना। कहीं पर्वतों का निर्माण होगा, कहीं पठारों का निर्माण होगा, कहीं वलन बनेंगे, है ना, कहीं भ्रंश बनेगा। इन सबको समझेंगे। ये सब भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक, यहां पर देखिएगा, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। एक आकाश, मैंने क्या बोला, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के कारण पृथ्वी के धरातल पर जो परिवर्तन आता है उसको भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पहले तो
इसको लिख लेते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों या बलों के द्वारा पृथ्वी के भूपटल में होने वाले विरूपण को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, यहां पर पॉइंट क्या है कि ये देखिए, एक तो आंतरिक है, दूसरी बाह्य है, और क्या है? बाह्य शक्तियां हैं या बल हैं। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। और पृथ्वी के भूपटल में कहां पे विरूपण या बदलाव आ रहा है? तो भूपटल में। और क्या आएगा? विरूपण होगा। ठीक है, 4-5 इसमें पॉइंट्स हैं। जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो ऐसे ही प्रश्नों को तोड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए भूकंप पूछा गया कि विश्व में भूकंपीय पेटियों को समझाइए। ठीक है, या ज्वालामुखी का विश्व के मानचित्र में उसके वितरण को समझाइए, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का वितरण बताना है। ठीक, और कहां पर? विश्व में। इसके अलावा प्रश्न में कुछ और नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से अपने प्रश्नों को तोड़ लीजिए। तो क्या है? आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां, इनसे भूपटल में विरूपण होता है। ठीक है, इनसे भूपटल में विरूपण होता है। तो क्या बात कर रहे थे हम कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं, है ना, भू आकृतिक प्रक्रियाएं दो भागों में डिवाइड करेंगे इसको। पहला जो है वो आकस्मिक संचलन होगा। आकस्मिक है ना। नहीं, ये इसको तो थोड़ा सा भी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, भू संचलन और दूसरा अनाच्छादन। ठीक है, अनाच्छादन। अब यहां पर जो भू संचलन है उसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है ना। एक तो आकस्मिक होगा और जिसके अंतर्गत क्या आएगा? जैसे कि भूकंप के माध्यम से पृथ्वी के ऊपरी पटल में, भूपटल में विरूपण होता है, चेंजेस आते हैं भूकंप के कारण, कहीं भ्रंश बन गया, कहीं पृथ्वी धस गई, ऐसा कुछ। ठीक है, ज्वालामुखी के कारण भी पृथ्वी के भूपटल में चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंजेस आते हैं, ये आकस्मिक आएगा। ठीक, इसके अतिरिक्त दीर्घकालिक यहां पर आकस्मिक संचलन और ये दीर्घकालिक संचलन हो जाएगा। अब दीर्घकालिक संचलन को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो महादेशीय या पठार निर्माणक संचलन, है ना, और दूसरा पर्वत निर्माणक संचलन। ठीक है, निर्माणक संचलन। दीर्घकालिक संचलन जो है उससे पठारों का निर्माण हो सकता है, पर्वतों का निर्माण हो सकता है, और जो दीर्घकालिक संरचनाएं हैं, है ना, ये इसे महादेशीय भी बोला जाता है।
पठार निर्माणक हो जाएगा, और यहाँ पर पर्वत निर्माणक, निर्माणक वर्ड शब्द यूज किया जा रहा है, ठीक है। और अब इन्हें भी दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। यहां पर हमने क्या बात किया था, दीर्घकालिक संचलन को हमने दो भागों में डिवाइड किया। क्या, पहला तो आकस्मिक नहीं करेंगे, दीर्घकालिक को महादेशीय या पठार निर्माणक संचलन, ठीक है। और दूसरा पर्वत निर्माणक भूसंचलन, ठीक है, निर्माणक संचलन। अब यहां पर देखेंगे तो पठार निर्माणक को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो अपवर्ड इसलिए मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में क्योंकि ये ज्यादा सरल होगा, है ना। इसको हिंदी में ऊपरीमुखी संचलन, एंड दूसरा जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, है ना, अधोमुखी संचलन। यहां पर क्या हो जाएगा, पर्वत निर्माणक में तनाव या दबाव, है ना। ये दीर्घकालिक संचलन, चूंकि हम लोग आकस्मिक संचलन को पढ़ चुके हैं, भूकंप के कारण अगर भूपटल में कोई चेंजेस आते हैं तो उसको भी हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ज्वालामुखी के कारण भी भूपटल में कुछ चेंजेस आते हैं, वो हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और ये आकस्मिक होता है, अचानक हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर देखेंगे कि जो पर्वत निर्माणक है वो ये दोनों पठार और पर्वत निर्माणक जो भू संचलन है, जो दीर्घकालिक के अंतर्गत आ रहे हैं, है ना, जो कि दीर्घकालिक के अंतर्गत आ रहे हैं। दीर्घकालिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एक तो आकस्मिक का मतलब क्या होगा, आकस्मिक संचलन ऐसे संचलन होंगे जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाएं, बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाएं। आवाज थोड़ा सा, चलिए। तो आकस्मिक संचलन ऐसे संचलन होते हैं जो बहुत कम समय में ही संपन्न हो जाते हैं, जबकि जो दीर्घकालिक संचलन होता है वो लाखों करोड़ों वर्षों का समय ले लेगा, और यह पृथ्वी पर बहुत ही, जैसे पठारों का निर्माण करेगा और पर्वतों का निर्माण करेगा। जो पठारों का निर्माण होता है वो डाउनवर्ड्स बलों के, मतलब कि अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ऊपरीमुखी और अधोमुखी बलों से होगा। इसको हम अभी प्रॉपर समझेंगे, अभी हम मैप में देख रहे हैं, खाली एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं। और पर्वत निर्माणक जो है वो तनाव और दबाव के कारण बनेगा। तनाव क्या होगा, एक दूसरे के दूर जाना, और दबाव का मतलब एक दूसरे से टकराना, ठीक। आइए देखते हैं कुछ। ये देखिए, है ना, अभी हम लोग क्या है, आंतरिक या अंतर्जात बल या आंतरिक बलों के बारे में पढ़ रहे हैं। जो बहिर्जात बल लगते हैं ना, उनको हम बाद में देखेंगे, है ना। यहाँ पे अपक्षय होता है ना, अपक्षय होगा। ये अपक्षय, वेदरिंग एंड इरोजन, ये अनाच्छादन की प्रक्रिया है, और ये बहिर्जात बलों के द्वारा होता है। अभी हम लोगों ने अंतर्जात बल या भू संचलन को समझा था, है ना, भू संचलन को समझा। और भू संचलन में हमने देखा कि ये दो प्रकार का होगा, आकस्मिक होगा और भूपटल विरूपणी या फिर दीर्घकालिक। इसको पटल विरूपणी भी बोलते हैं, वैसे दीर्घकालिक बल भी बोलते हैं, दीर्घकालिक बल भी बोलेंगे, ठीक है।
यहाँ पर आकस्मिक में क्या है कि ज्वालामुखी हो जाएगा, भूकंप और भूस्खलन। भूस्खलन को भी अब हम लोग लैंडस्लाइड वाले या उस लैंडस्लाइड को अनाच्छादन वाले चैप्टर में अभी हम देखेंगे। लैंडस्लाइड बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलेंगे, ठीक है, भूस्खलन को। और भूस्खलन जो है ये अभी जो इस साल आगे आने वाला एग्जाम है ना, प्रीलिम्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिहाज से अगले 2-3 वर्षों तक काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है और प्लस ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पूछा जा सकता है। क्यों? गेस करिए। क्योंकि अभी नॉर्थ इंडिया में काफी भयानक लैंडस्लाइड्स देखी गई हैं और इससे कई सारी आपदाएं उभरी है ना। हिमाचल प्रदेश खास तौर पे इससे प्रभावित एरिया रहा। तो भूस्खलन के कारण, बहते हुए जल के कारण खास तौर पर लैंडस्लाइड देखा गया है। तो हम लोग देखेंगे कि ये अपरदन और अपक्षय जो है वो कैसे होते हैं, है ना, उनके क्या क्या कारण है, उनके प्रभाव क्या है, ये सब चीजें हम समझेंगे। तो क्या पे अब आइए, पटल विरूपणी में दीर्घकालिक बल लगते हैं, इसे महाद्वीपीय निर्माण, महाद्वीप निर्माणकाली बल या फिर पठार। जी सर। पर्वत और पर्वत पत्थर ज्वालामुखी तो बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल बनते हैं। तो पर्वत जो है वो 2-3 तरीकों से बनते हैं ना। एक तो बनेगा ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से, और दूसरा जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, है ना, तनाव, यहाँ पर क्या है, तनाव। अभी थोड़ा सा अभी जब हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे ना, तो ये हो सकता है क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाए, है ना। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कि पर्वत जो है वो ज्वालामुखियों से भी बनते हैं और ज्वालामुखी से भी बनता है, और यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ पर्वत निर्माणक भूसंचलन उससे भी बनता है। तो यहाँ पे पर्वत निर्माणक भूसंचलन का मतलब क्या है कि जब दो प्लेटों पर तनाव या दबाव पड़ता है, तो एक तनाव वाले एरिया में तो ज्वालामुखी फूटेगा, दरार बनेगा, दरार से ज्वालामुखी निकलेगा, उससे पर्वत का निर्माण होगा। जबकि जो दबाव पड़ेगा, हिमालय जैसे है, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट जब आपस में टकराएंगे तो एक प्लेट जो है का भूखंड ऊपर की ओर विस्थापित होने लगेगा, जबकि दूसरा प्लेट जो है वो नीचे की ओर जाने लगेगा। इसी को ही बोला जा रहा है कि पर्वत निर्माणक भूसंचलन है। ये जो भूसंचलन हुआ, इस भूसंचलन को उन्होंने क्या कहा, बोला गया है पर्वत निर्माणक भूसंचलन है। ठीक है, अगर अभी भी इसमें आपको क्वेश्चन लगता है तो आप फिर से कमेंट करिएगा, है ना। पठार, ये पठार निर्माणक हो जाएगा, महाद्वीप निर्माणक या पठार निर्माणक। और यहाँ पर पर्वत निर्माणकारी बल लगता है जो तनाव, है ना, और संपीड़न। तनाव या संपीड़न को क्या आम भाषा में समझेंगे, दबाव। ठीक है, दबाव। अब तनाव के कारण अभी हम लोग भ्रंश, है ना, इन सब चीजों को भी पढ़ेंगे कि भ्रंश का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चटकन, क्रैकिंग वगैरह तो ये सब तो होता रहता है। दरार को, भ्रंश को एक साथ देख सकते हैं हम लोग। और संपीड़न में देखिए तो वलन होता है और संवलन होता है। तो हम लोग वलन, खासतौर पर प्रश्न काफी बने हैं, तो हम लोग वलन को ठीक से देखेंगे कि वलन कितने प्रकार का होता है ना। सम्मित वलन, असम्मित वलन, एकनत, अधिवलन, परिवलन, है ना, ग्रीवाखंड, इस तरह के हैं। तो ये सब देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, भूसंचलन या अंतर्जात बल, इंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, इंडोजेनिक फोर्सेस, दीर्घकालिक संचलन। अब आइए हम देखते हैं आगे। हमने तो ये पढ़ लिया है, अब आइए इसको देख लेते हैं, दीर्घकालिक को। दीर्घकालिक में यहां पर देखिए महादेशीय, है ना,
बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिएगा, सब थ्योरीज एक दूसरे से मिलते जाएंगे। अगर आपने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप भूकंप, ज्वालामुखी, ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं, इन सबको बहुत आसानी से समझ जाएंगे, है ना। दूसरे रूपों में ही तो तनाव, दबाव, है ना, ये डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, ये सब चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन चूंकि इनसे अलग अलग प्रश्न बने हैं, इस वजह से इन्हें अलग अलग पढ़ना चाहिए हमें, है ना। जैसे पठार है, ठीक है, पठारों का निर्माण कैसे होता है? आप सोचिए कि जब ये संचलन कैसा होगा, लंबवत होगा। लंबवत जब भी शक्तियां लगेंगी तो उनसे क्या होगा, पठारों का निर्माण होगा। मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, ये सरफेस है, ऐसे देखिए ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। तो यहां पर क्या होगा कि जो फोर्स है ना, वो जब लंबवत, ये वर्टिकली ऐसे फोर्स लगेगा जब, ठीक है, यहां पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ये आंतरिक बल है, आंतरिक बल इस पे लग रहे हैं। आंतरिक बलों में क्या होगा, हमने पढ़ा है कि संवहन धाराएं मुख्य होती हैं, ठीक है। संवहन धाराएं जो हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस के रूप में बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर ये अपवर्ड्स मूवमेंट लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है अपवर्ड, है ना। अपवर्ड का मतलब हो गया कि ये लंबवत वर्टिकली जब मूव करेंगे तो ये जितने एरिया पे ये लगेगा उतना एरिया ऊपर की ओर उठ जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा और इनसे चोटियों का भी निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो एरिया है होगा ये ऊपर उठ जाएगा, है ना, ये ऊपर उठ रहा है और ऊपर उठने के फलस्वरूप यहाँ पे पठारों का निर्माण होगा, यहाँ पे पठारों का निर्माण होगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए पर्वत देखेंगे तो पर्वत में क्या होगा कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो टकराने के तनाव और दबाव की बात की थी ना हमने, तो तनाव तो हम लोग ज्वालामुखी के रूप में देख ही चुके हैं, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया होगी, तनाव पड़ेगा। तनाव का मतलब हुआ कि एक दूसरे से दूर जाना, है ना, एक दूसरे से दूर जाना, तो यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होगी। और दबाव का मतलब क्या हुआ, तनाव का मतलब क्या होगा कि ये दोनों, अरे तनाव यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा, जो जिससे पर्वत का निर्माण होगा, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो है एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने के फलस्वरूप ये ऊपर की ओर उठ जाएगा और ये चीज नीचे आ जाएगी। ये क्या है, मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा यहाँ पर, ठीक है। इसे ही संपीड़न बोला जाता है, संपीड़न। हाँ। ओके, ग्रीन और येलो वाला ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं इसको बना रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये देखिए दो प्लेटें अब एक दूसरे से टकराएंगी, है ना, इसे संपीड़न बोलेंगे, संपीड़न या दबाव पड़ेगा, है ना। मैं अभी एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिसमें दबाव पड़ेगा और ये आपस में टकराएंगी और इससे मोड़दार पर्वत बनेंगे और ये नीचे चलाएगा। तो यहां पर जो पर्वत बनेगा ना, वो क्या होगा, दीर्घकालिक संचलन में आएगा। ये अचानक तो बन नहीं रहा है, लाखों करोड़ों वर्ष में बनेगा, ठीक है, दीर्घकालिक संचलन है ये। जियोमॉर्फोलॉजी जो है पढ़ने का एक ही चीज है, अच्छा मतलब तभी समझ में आ जाएगा जब आप प्लेट विवर्तनिकी खूब अच्छे से पढ़ लेंगे। जितनी बार हो सके प्लेट विवर्तनिकी को पढ़िए, उतनी ही बार चीजें आपकी जियोमॉर्फोलॉजी क्लियर हो जाएगी। कोई भी प्रश्न आप घुमा फिरा के समझ सकते हैं और उसको तैयार भी कर सकते हैं। ये रहा आपका पर्वत निर्माणक, ठीक। अब आइए देख लेते हैं कि एक और भी चीज, ये जो पर्वत है ना,
ये निर्माण इसका क्या है, क्षैतिज संचलन होगा, है ना। क्षैतिज संचलन का मतलब क्या हुआ कि ये दो प्लेटें ना, ये क्षैतिज है ना, हॉरिजेंटली मूव कर रही हैं, हॉरिजेंटली। और वहां पर पठार में क्या था कि शक्तियां नीचे से लग रही थी, यहाँ पे शक्तियां कैसे, इधर से लग रही हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। हमने जब पठार की बात की थी, तो जो पठार बनेगा वो ऐसे ही फोर्स लगेगा, नीचे से लगेगा। और ये भी जो संचलन हो रहा है यहाँ पर, पर्वतों का जो निर्माण हो रहा है, वो भी तो आंतरिक शक्तियों के कारण ही होगा। और ये जब दोनों आपस में टकराएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे करंट चल रही है, संवहन धाराएं चल रही हैं, तो ये प्लेटें एक दूसरे की ओर मूव करेंगी, है ना, एक दूसरे की ओर मूव कर रही होंगी, यहाँ पे पठार पर्वतों का निर्माण होगा ऊपर। अभी मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो में ही समझ में आ जाएगा। तो पर्वत निर्माणक या पहाड़ निर्माणक। यहाँ पर देखिएगा, फिर से देखिए, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी अभी। ठीक है, देखिए फिर से धीरे धीरे चलते हैं। ये देखिए, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक, इसमें ये टकराई और टकराने के फलस्वरूप देखिए, ये वाला जो प्लेट है ये अब ऊपर की ओर विस्थापित होने लगेगा और ये वाला नीचे जा रहा है, टूट करके नीचे जाने लगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। ये भूपटल है, संचलन हो रहा है, भूसंचलन हो रहा है, और इससे पटलों का या भूपटल का विरूपण हो रहा है। यहाँ पे देखिए हिमालय का पर्वत निर्माण हुआ, ये तिब्बत है और ये इंडिया है। ठीक है, ये है क्षैतिज संचलन। इनका क्या है, क्षैतिज, हॉरिजेंटली ये मूव कर रहे हैं, बल्कि जो पठार है उसमें नीचे से ऐसे फोर्स लगता है और नीचे से फोर्स लगने के बाद कुछ हिस्सा जो धरातल का है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और उससे पठारों का निर्माण होता है। पठारों का निर्माण
ज्वालामुखी से भी हो सकता है ना, और आंतरिक क्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। अगर आपको यहां से भी कंफ्यूजन रही हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं। Fold mountains. Fold mountains are formed when the layers of the Earth's crust are folded by compression. To make your own fold mountains with the help of some hand towels, lay 10 hand towels on a flat surface and place 2 shoe boxes on each ये सब चीजें side. तो है ही, आप देखते रहिएगा। ठीक है, ये क्या है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और भी समझ सकते हैं, वलन क्या होता है ना, फोल्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, मैं अभी आपको समझाता चल रहा हूँ। अभी हमारा अगला टॉपिक ही है फोल्ड, इसी में आएगा, है ना, फोल्ड्स या फिर वलन। वलन क्या होता है, वलन क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो संपीड़न है ना, दबाव पड़ रहा है और दबाव के कारण यहाँ पर देखिए कई सारे फोल्ड्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये फोल्ड भी कई तरह के होते हैं, है ना, कई तरह के फोल्ड होते हैं। एक तरह का ये फोल्ड होगा, ये है, ये है, ये है, तो इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और यहां से भी प्रश्न बने हैं, है ना। मुख्य रूप से उसने यहां से इससे बनाया है प्रश्न, एक बार यूपीएससी में पूछा गया है कि ये क्या है। ठीक है, उसने स्टेटमेंट में इसको डिस्क्राइब करके पूछा था कि कोई फोल्ड है जो कि मतलब क्षैतिज रूप से उसका जो कोण है वो क्षैतिज है, पृथ्वी के समानांतर है और उसका एक हिस्सा टूट करके आगे की ओर विस्थापित हो गया है, तो इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी ने पूछा था। तो यहाँ पर फोल्ड है, ऐसे फोल्ड्स का निर्माण होता है और इन्हें इनका एंगल चेंज होगा, तो एंगल चेंज होने के साथ इनका नाम भी बदल जाता है, जैसे कि सममित वलन, असममित वलन, है ना, इस तरीके से कई सारे वलन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वलन के प्रकार। वलन क्या है, आप क्या है, एक बार सोचिए, खुद में कोशिश करिए कि वलन को अगर हम अब इतने ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, इतना हमारा कॉमन सेंस जो है ना वो काम कर रहा होगा कि हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वलन क्या है ना। अगर समझ में आ रहा होगा तो डिस्क्राइब कर लेंगे, है ना। हो सकता है कि आप उसे शब्द ना दे पा रहे हो लेकिन फिर भी आप उसे बता सकते हैं। क्या है कि पृथ्वी के भूपटल पर क्षैतिज संचलन के कारण बनने वाले जो संपीड़न, मतलब जब उन पे तनाव पड़ेगा तो तनाव के फलस्वरूप जो भी भू आकृतियां बनेंगी उन्हें क्या बोलेंगे, वलन बनेंगे, है ना। यहाँ पे टूट फूट तो नहीं हो रहा है, टूट फूट तो अभी नहीं है, पहले वलन देखते हैं। ठीक, वलन मतलब मुड़ना, मुड़ना, आप इसे मुड़ना भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक टर्म होता है। तो वलन जो है उसको साधारण शब्दों में मुड़ना या मोड़ना ये भी हो सकता है। ठीक है, साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ समझने के पर्पज से, जब लिखना होगा तो आपको वलन ही लिखना होगा, ये ज्योग्राफी का टर्म है और इससे नंबर मिलते हैं। अगर आप देख लीजिए मुड़ने के प्रकार, ठीक है, ज्योग्राफी वाला समझ भी नहीं पाएगा कि ये मुड़ने का प्रकार का क्या मतलब हुआ, बल्कि अगर आप वहीं लिखेंगे वलन के प्रकार तो वो तुरंत समझ जाएगी, अच्छा ये वलन है, इसे ऐसे बताएगा। ठीक, तो देखिए वलन क्या है ना, कई प्रकार वलन के प्रकार। तो पहला क्या है, सम्मित वलन, है ना, सम्मित वलन। दूसरा, अभी इसको डिस्क्राइब करेंगे, असम्मित वलन। असम्मित वलन। तीसरा है ना सम्मित वलन, असम्मित वलन, एकनत वलन,
अधिवलन, अधिवलन, परिवलन, परिवलन और ग्रीवाखंड। ग्रीवाखंड, ठीक है, ये हो जाएगा। 6 तरीके के वलन होते हैं, 6 तरीके के वलन होते हैं। एकनत वलन, अधिवलन, परिवलन, ग्रीवाखंड। अब देखिए एकनत वलन का, सममित वलन का मतलब क्या है कि मान लीजिए इधर से मूवमेंट हो रहा है और इधर से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट होने के जब तनाव, इन पे दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो दबाव के फलस्वरूप इनमें मुड़ेंगे। तो ये मान लीजिए ऐसे गया और इसकी जो दोनों है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कम सही बनाए, जो दोनों भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, तो इन्हें सममित वलन कहा जाएगा, ठीक है। दोनों भुजाएं जब समानांतर हों, समान हो, उनकी भुजाएं जो हैं वो जब समान होंगी तो उन्हें सममित वलन कहा जाएगा। मान लीजिए ऐसे कोई संचलन दूसरा हो रहा है और उसमें देखेंगे कि है ना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एंगल भी चेंज हो गया, एंगल नहीं चेंज होगा लेकिन जो दोनों की भुजाएं हैं ना वो समान नहीं होंगी, कुछ इस तरीके से हो सकता है ना, असमान होंगी, समान नहीं है ना, समान नहीं होंगी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, दोनों भुजाएं समान हो तो उसे क्या बोलेंगे, सममित वलन बोलेंगे। जब दोनों भुजाएं असमान हो, असमान हो तो उसे क्या बोलेंगे, असममित वलन, ठीक है, असममित वलन, असममित वलन बोलेंगे। असममित वलन हो जाएगा। एकनत वलन क्या है ना, एक भुजा अगर खड़ी हो और दूसरे का एंगल बन रहा हो, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, एक भुजा एकदम खड़ी है बल्कि दूसरा भुजा एंगल लेकर जा रहा है, एंगल है उसके बीच में, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एकनत वलन। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। अधिवलन, यहाँ पे क्या था, एक भुजा एकदम खड़ी होगी जबकि दूसरी भुजा का एंगल होगा। अधिवलन क्या है, अधिवलन में एक भुजा जो है मुड़ करके वो दूसरी भुजा के नीचे आ जाए, है ना, एक भुजा तो सही है, ये मुड़ करके ये दूसरी भुजा के नीचे आ जाती है, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, अधिवलन बोलते हैं, अधिवलन बोलते हैं, अधिवलन बोला जाएगा। अच्छा, परिवलन क्या होता है, परिवलन में देखेंगे कि दोनों भुजाएं पृथ्वी के समानांतर हों, है ना, पृथ्वी के, ये क्षैतिज है, ये भूखंड धरातल है, भूपटल है, और इसके समानांतर हो, दोनों भुजाएं जो हैं वो पृथ्वी के समानांतर हों तो इन्हें क्या बोलेंगे, परिवलन बोला जाएगा। ग्रीवाखंड क्या होता है, ग्रीवाखंड, मान लीजिए ये पृथ्वी के समानांतर है, ऐसे कोई वलन बना हुआ है ना, फिर ये धरातल है और पृथ्वी के समानांतर ही बना है, ये हिस्सा यहां से टूट जाए, यहां से टूट जाए, ठीक है, यहां से टूट जाए और टूट जाने के पश्चात ये आगे की ओर ऐसे विस्थापित हो जाए, आगे की ओर विस्थापित हो जाए, ठीक है, तो ये जो टुकड़ा है ना इसको क्या बोलेंगे, ग्रीवाखंड, ग्रीवाखंड बोला जाएगा, ग्रीवाखंड, है ना, ग्रीवाखंड बोला जाएगा।
ये 6 प्रकार की वलन हुए। अच्छा हाँ, एक और वलन भी है, 7वां प्रकार का भी, 7 भी वलन होते हैं टोटल, है ना, 7 प्रकार होते हैं। हमने क्या क्या बात किया? सम्मित, असम्मित, असम्मित, एकनत, है ना, अधिवलन, परिवलन और ग्रीवाखंड की बात की थी। ग्रीवाखंड की बात की। एक और होता है जिसे समनत वलन कहते हैं। समनत वलन, जब वलन की दोनों भुजाएं किसी एक एंगल पर ही झुकी हो तो क्या होगा? समनत वलन। मतलब क्या हुआ कि दोनों भुजाएं समान कोण पर झुकी हो, समान कोण पर झुकी हो तो उसे क्या बोलेंगे? समनत वलन कहा जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे जो इमेज है ना, हर एक की बनाते जाइएगा। मैं एक बार फिर से बना देता हूं। सममित वलन में क्या होगा कि दोनों भुजाएं समान होंगी, ये दोनों भुजाएं समान होंगी, ये सममित वलन कहलाएगा। ठीक। असम्मित वलन में क्या होगा कि दोनों भुजाएं वो समान तो नहीं होंगी, इसको तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है। दोनों भुजाएं जो हैं वो असमान होंगी। ठीक है, ये दोनों भुजाएं, इनकी त्रिज्या जो आर है वो अलग है और इनकी जो त्रिज्या आर है वो कुछ और होगी। ठीक, ये असम्मित वलन होगा। एकनत क्या होगा कि जिसकी एक भुजा सीधी हो जबकि दूसरी भुजा का कोई एंगल बन रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? एकनत वलन कहेंगे। अधिवलन क्या होता है? जो एक भुजा मुड़ करके दूसरी भुजा के नीचे आ जाए, ये जो मुड़ा है ना, इसको अधिवलन कहा जाता है। परिवलन क्या होगा? परिवलन क्या है? पृथ्वी की धरातल के समानांतर, है ना, पृथ्वी की धरातल के समानांतर जब दोनों भुजाएं हो, है ना, क्षैतिज रूप से एकदम समानांतर हो तो क्या बोलेंगे? उसको परिवलन बोलेंगे। ग्रीवाखंड क्या होता है? ये परिवलन का ही एक हिस्सा होता है। परिवलन का एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा होगा और मान लीजिए यहां से कोई क्रैक्स उत्पन्न हुआ और क्रैक होने के बाद ये हिस्सा टूट करके आगे की ओर विस्थापित हो जाए, मतलब ये ऐसे हो जाए, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रीवाखंड बोलेंगे इस हिस्से को। ठीक, इस हिस्से को ग्रीवाखंड बोलते हैं। ठीक। एक समनत वलन में क्या है कि दोनों भुजाएं किसी एक एंगल पर ही झुकी हों। ठीक है, दोनों भुजाएं किसी एक एंगल पर ही झुकी हों तो इसे क्या बोलेंगे? समनत वलन बोलेंगे, है ना। अब आइए आगे देखते हैं कि भ्रंश क्या होता है ना। भ्रंश, या भ्रंशन क्या होता है? पहले फॉल्टिंग देखते हैं, फिर भ्रंश कितने प्रकार का होता है। फॉल्टिंग, ठीक, तो ये सामान्यतः 4 प्रकार का होता है ना। सामान्यतः ये 4 प्रकार का होगा। पहली चीज तो भ्रंशन क्या होता है ये समझ लीजिए कि पृथ्वी के भूपटल पर जब तनाव या दबाव पड़ेगा तो उसके फलस्वरूप जो भूपटल में विरूपण होता है ना, भूपटल में विरूपण का मतलब कोई खंड टूटेगा जब, तो वहां पर कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। ऐसी स्थलाकृतियों को भ्रंश कहा जाता है और ये जो प्रक्रिया है इसे भ्रंशन कहते हैं। तो भ्रंशन वैसे कितने तरह का? 4 प्रकार का होता है ना। देखिए क्या है, भूपटल पर
भूपटल पर पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूखंड भूखंड का भूखंड का टूटकर होने वाले विस्थापन को भ्रंशन कहा जाता है। मान लीजिए कि ये दो भूखंड है, एक भूखंड है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ठीक है, यही भूखंड जब जो है टूट जाए, ठीक है, टूट जाए, ठीक है, इसमें क्रैक पड़ा, दरार पड़ा, और दरार पड़ने के बाद मान लीजिए कि ये जो भूखंड है जो पूरा का पूरा ऐसे था वो टूट करके थोड़ा के नीचे की ओर, है ना, जैसे कि ये, है ना, ऐसे ये जो टूट करके ये क्रिया हुई इसको भ्रंशन बोलते हैं, ठीक है, भ्रंश बोलते हैं। जब किसी एक ही क्षेत्र में, है ना, एक ही क्षेत्र में एक ही पटल पे मान लीजिए ये एंगल बनके ये नीचे की ओर विस्थापित हो गया ये वाला हिस्सा, और मान लीजिए कि एक ही पटल पर दो बार भ्रंश क्रिया हो रही हो, है ना, यहां पर मान लीजिए ये खंड है और ये बीच का हिस्सा नीचे की ओर ऐसे टूट करके विस्थापित हो गया, ठीक है, तो यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा मिटाता हूं मैं, यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पे देखिए तो इसको कि ये जो घाटी बन रही है ना, यहां पे घाटी बन रही है, ठीक है, वैली, ठीक है, वैली बनेगी और इस वैली को क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भ्रंश घाटी क्या होती है, ठीक है, तो अभी तो हमें भ्रंश पढ़ना है कि भ्रंश क्या होता है, ये तो आगे आ ही गया सामने, तो मैंने बता दिया कि ये यही है भ्रंशन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि विस्थापन हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए टूट करके ऐसे ये जो हिस्सा था ये टूट करके ऐसे नीचे की ओर विस्थापित हो गया। अब इसे क्या बोलेंगे, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूखंड का टूटकर होने वाले विस्थापन, है ना, भूखंड विस्थापन होने के फलस्वरूप उसे क्या बोलेंगे, भ्रंश बोलेंगे, भ्रंशन बोलेंगे, ठीक। अब बात आती है कि भ्रंश कितने प्रकार का होता है। भ्रंशन के प्रकार, ये 4 प्रकार का होगा, 4 प्रकार का होता है। एक तो सामान्य भ्रंश होता है ना, सामान्य भ्रंश होगा। भ्रंशन अगर नहीं समझ में आया है तो हम लोग अभी रिवाइज भी करेंगे इसको, तो उसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा जिसके जरिए आप अच्छे से समझ सकेंगे कि भ्रंशन की क्रिया क्या है। वैसे तो समझ में आ गया होगा कि एक प्लेट कोई खंड है टूट करके एक दूसरे से दूर विस्थापित या एक दूसरे की ओर विस्थापित हो जाए तो उसे भ्रंशन कहा जाता है ना। तो यहाँ पर एक 2 प्रकार का, तो 4 प्रकार का भ्रंश होता है। दूसरा क्या है, उत्क्रम भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश। तीसरा क्षेप भ्रंश, और चौथा, है ना, चौथा क्या होगा, चौथा सामान्य हो गया, उत्क्रम हो गया, क्षेप हो गया और ट्रांस करंट भ्रंश, ठीक है।
ट्रांसकरंट भ्रंश। ठीक है, यहां पर सामान्य भ्रंश क्या है? सामान्य भ्रंश का मतलब है कि जब एक प्लेट का हिस्सा एक भूखंड है और वो भूखंड का एक हिस्सा यहां से क्रैक होकर के एक दूसरे से दूर की ओर दूर विस्थापित होने लगे ना, दूर विस्थापित हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सामान्य भ्रंश, है ना, सामान्य भ्रंश बोलेंगे। यही जब एक हिस्सा, है ना, एक हिस्सा एक दूसरे की ओर, मतलब यहां पर क्या रहा, ये तो मैंने अभी बताया है कि ये हिस्सा ऐसे है और मान लीजिए ये ऐसे टूट करके दूसरे, मतलब एक दूसरे से दूर विस्थापित हो जाएं, है ना। ये जो पहले ऐसे था वो टूट करके अब ये हिस्सा, यहां पर देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये देखिए, है ना, इन दूसरों पर दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के बाद ये टूट करके एक दूसरे से दूर विस्थापित हो गए, जिसे सामान्य भ्रंश बोलते हैं। फिर देखिए उत्क्रम भ्रंश क्या होगा? उत्क्रम भ्रंश में ये पूरी की पूरी प्लेट, ये फर्स्ट, ठीक है, और ये दूसरा, जब मान लीजिए एक दूसरे पर कोई दबाव पड़ा और दबाव पड़ने के फलस्वरूप इनमें ये, है ना, एक दूसरे की ओर विस्थापित हो गए, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाने लगी, ठीक है, ये ऐसे थे और टूट करके ये ऐसे होने लगा, एक दूसरे की ओर विस्थापित होने लगा, तो इसे देखिए जेड की आकृति बन रही है यहां पर, तो क्या है ये दूसरी प्रक्रिया रही, है ना। और यहां पर जो एक, ये पहले तो सीधा था, अब ये एक दूसरे के नीचे आने लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं? उत्क्रम भ्रंश बोलेंगे। ठीक, छेप भ्रंश क्या होता है? छेप भ्रंश में ये भी एक उत्क्रम भ्रंश का ही एक प्रकार है, उत्क्रम भ्रंश का ही एक प्रकार है। और इसमें क्या है कि जो ये एंगल है ना उत्क्रम भ्रंश का, ये थोड़ा कम था, थोड़ा ज्यादा था, है ना, ये एकदम 90 डिग्री के पास से लगभग 80-70 डिग्री के आसपास का होगा। अब ये एकदम और ज्यादा, इसमें एंगल कम हो गया, है ना, एक दूसरे के नीचे ज्यादा आ गए, ठीक है, एक प्लेट एक खंड दूसरे खंड के नीचे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? छेप भ्रंश बोलते हैं। और ट्रांसकरेंट भ्रंश क्या होता है कि दो भूखंड पैरेलली मूव कर रहे हो, ठीक है, ये पैरेलली मूव कर रहे हो, है ना। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं? यहां पर क्या है? ये देखिए दो भूखंड हैं, ठीक है, और ये नॉर्थ की ओर और ये मान लीजिए साउथ की ओर मूव कर रहा है, तो यहां पर कौन से भ्रंश का निर्माण हो रहा है? ट्रांसकरेंट भ्रंश का। और ऐसे भ्रंशों का निर्माण हिमालय में हो रहा है, ठीक है, हिमालय में हो रहा है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि तीन प्रकार के ट्रांसकरेंट भ्रंश जो हैं वो हिमालय में पाए जा रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। ठीक, तो सामान्य भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, ट्रांसकरेंट भ्रंश और ट्रांसकरेंट भ्रंश हो गया। अब मान लीजिए किसी एक ही भूखंड पर दो से अधिक अगर भ्रंश की क्रिया हो जाए, भ्रंशन हो जाए, तो उसे वहां पर कई प्रकार की घाटियों का निर्माण होता है, जैसे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ब्लैक फॉरेस्ट का निर्माण होता है। ब्लैक फॉरेस्ट का मतलब ब्लॉक फॉरेस्ट होगा, ब्लॉक फॉरेस्ट, कोई क्या बोलेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण हो सकता है उससे, है ना, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण हो सकता है ना, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होगा। अब देखिए उसको भी देख लेते हैं, लिखेंगे इसको प्रॉपर तरीके से, है ना, बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस फैक्ट है थोड़ा सा, वो आपको याद करना पड़ेगा। भ्रंशन, भ्रंश घाटी या घाटियां, है ना, भ्रंश घाटियां, ठीक है, भ्रंश घाटियां। ठीक, भ्रंश घाटियां, बोलिए घाटियां। तो ये घाटियां चार प्रकार की होती हैं। पहला तो भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, दूसरा भ्रंशोत्य, भ्रंशोत्य, ठीक है, भ्रंशोत्य घाटी या भ्रंशोत्य पर्वत भी बोला जाता है, भ्रंशोत्य पर्वत भी बोलते हैं, है ना। और तीसरा
रैंप रैंप घाटी, पर्वत बोलेंगे इसको, ठीक है, रैंप घाटी और हास्ट, ठीक है, ये हो जाएगा भ्रंश घाटी, भ्रंश होते, रैंप घाटी, हास्ट, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि मान लीजिए मैंने क्या बताया था कि ये एक भूखंड है, ठीक है, ये एक भूखंड है पूरा का पूरा, ये भूखंड है, और भूखंड में एक या एक दो या दो से अधिक अगर भ्रंशन क्रिया हो रही है, भ्रंशन या फॉल्टिंग हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, घाटियां बोलेंगे। मान लीजिए ये पहली सिचुएशन रही, ये दूसरी सिचुएशन, यहां पर देखिए ये टूट करके एक हिस्सा क्या होगा, ये बीच का हिस्सा नीचे की ओर विस्थापित हो जाए, और ये जो भूपटल है इधर वाला, ये ऐसे का ऐसा ही बना रहे, ठीक है। यहां देखिए ये बीच का हिस्सा जो है ना वो धंस गया है, और इसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं, है ना, भ्रंश घाटी बोलते हैं। अफ्रीका में आपने सुना होगा दरार पड़ रही है ना, ग्रेट लेक्स हैं वहां पर, ग्रेट लेक्स हैं, तो वहां पर क्या है कि बीच का हिस्सा नीचे की ओर धंस गया है, और जो दोनों बगल के हिस्से हैं भूखंड है वो यथावत हैं, है ना, जैसे थे पहले वैसे ही हैं, बल्कि बीच का हिस्सा धंस गया है, और इसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और है, यहां पर देखिए जैसे कि ये नीचे का हिस्सा जो धंसा है, यहां पर एक राइन घाटी, ये एग्जाम्पल है इसका, है ना, पूछा जाता है वास्टेज, यहाँ पे एक वास्टेज है, पर्वत है, और यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट हो सकता है, हाँ ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा, है ना। ये यूरोप में है, जर्मनी के आसपास, जर्मनी में राइन घाटी पड़ती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, सकरी ढाल घाटियों का निर्माण हो रहा है ना, सकरी घाटी, सकरी खड़ी घाट, ओ सॉरी, सकरी खड़ी ढाल, ये जो ढाल है ये काफी सकरी होगी, है ना, सकरी है, एकदम खड़ी ढाल है, ठीक है, तीव्र ढाल है इनमें दोनों में देखिए, और बीच का हिस्सा जो है वो नीचे की ओर धंस गया है ना, बीच के देखिए ये दोनों यथावत हैं, जैसे पहले थे वैसे हैं, और बीच का हिस्सा धंस गया, ये इसका उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है वास्टेज, राइन घाटी और ब्लैक फॉरेस्ट। तो राइन घाटी का हिस्सा, राइन घाटी किसमें बनी है, भ्रंश घाटी है एक तरह की, है ना, और ये नीचे के बीच में इसका बीच का हिस्सा जो है वो धंस गया है। अब जैसे कई और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आमूर घाटी, है ना, आमूर घाटी भी जो है इसी का हिस्सा है। भारत में नर्मदा, ताप्ती, ये जो घाटियां आप देखते हैं, जो कि जो भारत की ढाल है ना, जो ये मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया जो है वो हल्का सा टेल्ट है ना, इस तरफ उठा हुआ है, इधर की ऊंचाई ज्यादा है और इधर ऊंचाई कम है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो नदियां हैं वो ये वेस्ट है और ईस्ट है, ये लगभग इस तरफ की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं, क्योंकि ढाल तो, अगर पानी क्या है कि ढाल के सहारे ही तो बहेगा नीचे की ओर, लेकिन चूंकि इंडिया तो इधर की ओर टेल्ट है, मतलब ऊंचाई इसकी ज्यादा है, इधर कम है, लेकिन फिर भी कुछ नदियां हैं जो इस तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, ये अरबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो सही मायनों में तो ये जो नदियां हैं इनको बे ऑफ बंगाल में गिरना चाहिए, लेकिन ये अरब सागर में क्यों गिर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ है, और भ्रंश घाटियों की जो ढाल है वो अरब सागर की ओर है, वेस्ट की ओर है। तो नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, लूनी, ये सब क्या है जो बह रही हैं, वो घाटियों से बह रही हैं, लूनी नहीं, नर्मदा तापी जो नदियां हैं वो इसी घाटियों से बहती हैं, और घाटियों की ढाल जो है वो अरब सागर की ओर है, वेस्ट की ओर है, इसी वजह से यहाँ पर जो है ये नदियां जो है वो अरब सागर की ओर जाती हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां जो हैं वो
वेस्ट टू ईस्ट ना बह करके, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर ना बह करके, बल्कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो यही कारण है क्योंकि ये भ्रंश घाटियों से भ्रंश घाटियों का यहाँ पे निर्माण हुआ है और ये नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। इसी वजह से इनकी जो ढलान है वो वेस्ट ईस्ट से वेस्ट है, ये इस डायरेक्शन में बहती है ना। नर्मदा और तापी घाटियां या ताप्ती भी बोला जाता है? तो ये घाटी है, घाटी है। अब इसके बाद के जो आगे के भ्रंश हैं, है ना, जैसे कि हमने अभी देखा था, ये देखिए भ्रंशोत, रैम घाटी और हास्ट, ये हम अगली क्लास में अपने देखेंगे। आज के लिए हम लगभग इतना ही रखेंगे, है ना। ठीक है जी।